पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने किया पौधारोपण। हरिद्वार जिले में 10,000 पौधे लगाने का है लक्ष्य, कहा उत्तराखंड हमेशा राष्ट्रीय दलों के साथ। आम आदमी पार्टी सीएम पद के उम्मीदवार कर्नल अजय कोटियाल का बीजेपी कांग्रेस पर वार, खुले मंच पर बहस की दी चुनौती, कहा 20 सालों से दोनों पार्टियों ने सिर्फ किया राज। उत्तराखंड विधानसभा चुनाव की तैयारियां तेज, यूकेडी ने टोल फ्री नंबर और वेबसाइट की लॉन्च, जनता से की यूकेडी की सरकार बनाने की अपील। रुड़की में जारी है अवैध निर्माण, नोटिस के बावजूद डाल दिया गया लेंटर, एचआरडीए ने जल्द कार्रवाई की, कही बात। नमस्कार, वीआईपी न्यूज देख रहे हैं आप, मैं आपके साथ नुपुर सक्सेना। स्वागत है आपका उत्तराखंड लाइव में। उत्तराखंड में आपको बता दें कि मॉनसून सत्र की शुरुआत होने वाली है और उसी को लेकर आज विधानमंडल की बैठक का आयोजन किया गया। आपको बता दें कि इस बैठक में विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सहित नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह भी मौजूद रहे। विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि सदन जो भी जनता की समस्या है उसका बड़ा ही शालीनता से जवाब दिया जाएगा। साथ ही उन्होंने कहा कि 784 सवाल विधानसभा में आए हैं। संसदीय कार्य मंत्री भी चूंकि नए रूप में वो थे तो वो भी आए। सबसे पहले मैंने उनका स्वागत किया और उसके बाद चर्चा हुई और चर्चा में मैंने उनसे अपेक्षा की है कि सदन जो 23 तारीख से चल रहा है वो निर्बाध रूप से चले। और क्योंकि आज से पहले भी सदन बहुत व्यवस्थित और निर्बाध रूप से चलते रहे हैं तो मैंने अपेक्षा की विपक्ष से भी और सत्ता पक्ष से भी, और दोनों ने आश्वस्त किया है कि सदन में वो पूरा सहयोग करेंगे। तो उत्तराखंड में मॉनसून सत्र की 23 अगस्त से शुरुआत होने वाली है। आपको बता दें कि 23 से 27 अगस्त तक मॉनसून सत्र का आयोजन किया जाएगा। और आपको यही बता दें कि पुष्कर सिंह धामी बतौर सीएम पहली बार इस सत्र में शामिल होने जा रहे हैं और इसी को लेकर विधानमंडल दल के नेताओं के साथ कार्य मंत्रणा समिति की बैठक का आयोजन किया गया। आपको बता दें कि इस मॉनसून सत्र के हंगामेदार रहने के भी असर है, क्योंकि विपक्ष कोई भी मुद्दा नहीं छोड़ने वाला इस बार सरकार को घेरने के लिए, क्योंकि उत्तराखंड में अगले साल की शुरुआत में विधानसभा चुनाव है। वही आपको ये भी बता दें कि इस बैठक में जो आज हुई उसमें सदन का कामकाज भी तय हुआ है, किस तरह से सदन को चलाया जाना है इस पर चर्चा की गई है। इसके अलावा सदन का नजारा इस बार बदला भी नजर आएगा, क्योंकि बतौर नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह का ये पहला सत्र है तो वही बतौर नेता सदन पुष्कर सिंह धामी का भी पहला सत्र होने वाला है। तो यानी कि दोनों के लिए ही एक नया अनुभव होने वाला है। तो विधानमंडल की बैठक का आयोजन किया गया है। 23 अगस्त से शुरू होने वाले मॉनसून सत्र को लेकर बैठक की गई है और इस बैठक में आपको बता दें कि सीएम पुष्कर सिंह धामी ने भी शिरकत की। रुड़की में गंग नहर किनारे स्थित सोलानी पार्क में आज उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने हरेला पर्व के अवसर पर पौधारोपण किया। बताया गया है कि उनका लक्ष्य हरेला पर्व पर 10,000 पौधे लगाने का है। वही हरेला पर्व के चलते बीजेपी के द्वारा सोलानी पार्क पर एक पौधारोपण का कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने पहुंचकर पौधारोपण किया है। इस मौके पर त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा कि हरेला पर्व पर इस बार उत्तराखंड में हमारा लक्ष्य 1 लाख पौधे लगाने का है, जिसके चलते 10,000 पौधे सिर्फ हरिद्वार जिले में लगाए जाएंगे। उन्होंने ये भी कहा कि पर्यावरण को बचाने के लिए पौधे लगाना बहुत ही जरूरी है। उत्तराखंड में आम आदमी पार्टी के चुनाव लड़ने पर त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा कि पहले केजरीवाल अपना चेहरा बताए। उन्होंने कहा कि केजरीवाल ने दिल्ली में जिस तरह की राजनीति की है उससे वो बेनकाब हो चुके हैं और उत्तराखंड ने कभी भी क्षेत्रीय दलों को महत्व नहीं दिया है। उत्तराखंड हमेशा राष्ट्रीय दलों के साथ रहा है। तो पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत रुड़की पहुंचे। उन्होंने सोलानी पार्क के पास पौधारोपण किया। तस्वीरों में आप देख सकते हैं
कि त्रिवेंद्र सिंह रावत वहां पर पहुंचे हैं। हमारे बीच में 10,000 वृक्ष लगाने का यहाँ पर निश्चय किया है और जिनमें अधिसंख्य पौधे बरगद के पौधे हैं और पीपल के पौधे हैं। 2 वृक्षों पर हमने विशेष फोकस किया है। हमने इस बार ये लक्ष्य रखा था हरेला पर कि 1 लाख पौधे हम राज्य में बट और पीपल के लगाए। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। नरेंद्र मोदी सम्मानित भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं सभी आम आदमी पार्टी के सीएम पद के उम्मीदवार कर्नल अजय कोटियाल ने बीजेपी और कांग्रेस को प्रदेश में रोजगार, विकास और अन्य मुद्दों को लेकर खुली चुनौती दी है। कर्नल अजय कोटियाल ने कहा कि 20 सालों से दोनों पार्टियों ने उत्तराखंड की सत्ता पर राज किया और अभी तक दोनों ही पार्टियों ने प्रदेश के हित में ऐसा कोई काम नहीं किया है जिससे यहाँ पर लोगों को रोजगार मिले और प्रदेश का विकास हो। दरअसल दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कर्नल अजय कोटियाल को आम आदमी पार्टी का सीएम पद का उम्मीदवार घोषित जैसे ही किया, उसके बाद कांग्रेस और बीजेपी ने कर्नल अजय कोटियाल और दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल पर राजनीतिक हमला करना शुरू कर दिया। इसके बाद कर्नल अजय कोटियाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि आध्यात्मिक राजधानी की घोषणा के बाद दोनों दल के नेता बौखला चुके हैं। वे कांग्रेस और बीजेपी से सवाल करना चाहते हैं कि क्या इनको हिंदुओं से तकलीफ है, क्या आध्यात्मिक राजधानी से दोनों की कोई तकलीफ है। कर्नल अजय कोटियाल ने कहा कि जनता हमारा समर्थन कर रही है और दोनों दल को परेशानी हो रही है। इसी के साथ कर्नल अजय ने यह भी कहा कि हमारे पास पूरे तथ्य मौजूद है और वे दोनों दल यानी बीजेपी और कांग्रेस को खुले मंच पर बहस की चुनौती देते हैं। और उन्होंने हमको मुख्यमंत्री का चेहरा आम आदमी पार्टी का घोषित करा। साथ में उन्होंने बोला कि उत्तराखंड को हिंदुओं की आध्यात्मिक राजधानी बनाई। तब से ना बीजेपी और कांग्रेस दोनों को पता नहीं क्या करती होनी शुरू हो गई। मतलब एक इतना अच्छा उन्होंने एक आस्पेक्ट करने का है कि यहाँ पे जो सारे जो जरूरतें होती है दिक्कत होती है कि आध्यात्मिक राजधानी अगर लेके चले स्पिरिचुअल राजधानी। तो हाल ही में अरविंद केजरीवाल ने अपने देहरादून दौरे के दौरान कर्नल अजय कोटियाल को आम आदमी पार्टी के सीएम चेहरे के तौर पर घोषित किया है। तो वही अब कर्नल अजय कोटियाल ने बीजेपी और कांग्रेस को प्रदेश में रोजगार, विकास जैसे मुद्दों को लेकर खुली चुनौती दी है, बहस करने की चुनौती दी है। उन्होंने बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही सरकारों पर जमकर निशाना भी साधा है। कर्नल अजय कोटियाल ने कहा कि 20 सालों से दोनों पार्टियों ने उत्तराखंड की सत्ता पर राज किया, लेकिन अभी तक दोनों ही पार्टियों ने प्रदेश के हित में ऐसा कोई काम नहीं किया है जिससे यहाँ पर लोगों को रोजगार मिले या प्रदेश का विकास हो सके। आपको बता दें कि जब से कर्नल अजय कोटियाल को आम आदमी पार्टी का सीएम पद का उम्मीदवार घोषित किया गया है, उसके बाद कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही दल कर्नल अजय कोटियाल और दिल्ली सीएम केजरीवाल पर हमला कर रहे हैं। और इसके बाद कर्नल अजय कोटियाल ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया। उन्होंने कहा कि आध्यात्मिक राजधानी की घोषणा के बाद दोनों ही दलों के नेता बौखला चुके हैं। वे कांग्रेस और बीजेपी से सवाल करना चाहते हैं कि क्या इनको हिंदुओं से कोई तकलीफ है, क्या आध्यात्मिक राजधानी से दोनों को कोई तकलीफ है। कर्नल अजय कोटियाल ने आगे कहा कि जनता हमारा समर्थन कर रही है और दोनों दलों को इस बात से परेशानी हो रही है। इसी के साथ कर्नल अजय कोटियाल ने यह भी कहा कि हमारे पास पूरे तथ्य मौजूद है और वो दोनों दल यानी बीजेपी और कांग्रेस को खुले मंच पर बहस करने की चुनौती देते हैं। तो उत्तराखंड में अगले साल की शुरुआत में विधानसभा चुनाव है और इस बार ये मुकाबला इसलिए भी दिलचस्प हो गया है क्योंकि इस बार आम आदमी पार्टी की भी एंट्री हो चुकी है। उत्तराखंड क्रांति दल ने आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर टोल फ्री नंबर और वेबसाइट लॉन्च की है, जिससे कि उत्तराखंड के युवा वर्ग और जनता उनसे सीधी बात कर सके। यूकेडी के राष्ट्रीय अध्यक्ष काशी सिंह एरी ने कहा कि सभी राजनीतिक दलों की वेबसाइट है, जिसे लेकर यूकेडी ने भी अपनी वेबसाइट बना ली है। साथ ही काशी सिंह एरी ने कहा कि दोनों राजनीतिक दलों से उत्तराखंड को बचाना है, जिसके लिए उन्होंने उत्तराखंड की जनता से अपील की है कि जनता को इस बार उत्तराखंड क्रांति दल का सहयोग करना चाहिए।
उन्होंने सबसे पहले यही चैलेंज लिया कि पार्टी को थोड़ा वेबसाइट होना चाहिए, उसका अकाउंट नंबर उसमें होना चाहिए, तमाम सारी चीज़ें होनी चाहिए, 20 कॉल वाला सिस्टम। इसको करने के लिए हम लोगों ने आप ही को जिम्मेदारी दी थी और आज हमने कम समय में ये वेबसाइट लॉन्च की है। इसमें आपको सारे चीज़ें मिलेंगी जो आज अमूमन पार्टियों में है, सारा हाईटेक है, सारा सोशल मीडिया मैनेजमेंट है, तो उस ओर उत्तराखंड का भी बड़ा है। तो उत्तराखंड में अगले साल की शुरुआत में विधानसभा चुनाव है और इसी को लेकर तमाम राजनीतिक पार्टियों ने भी अपनी अपनी तैयारियां शुरू कर दी है। अगर बात की जाए उत्तराखंड क्रांति दल की, तो उत्तराखंड क्रांति दल ने भी आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर टोल फ्री नंबर और एक वेबसाइट लॉन्च की है, जिससे कि उत्तराखंड के युवा वर्ग और जनता उनसे सीधी बात कर सके। यूकेडी के राष्ट्रीय अध्यक्ष काशी सिंह एरी ने इस बारे में जानकारी दी। उन्होंने कहा कि सभी राजनीतिक दलों की वेबसाइट है, जिसे लेकर अब यूकेडी ने भी वेबसाइट लॉन्च कर ली है। साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि दोनों राजनीतिक दलों से उत्तराखंड को बचाना है, जिसके लिए उन्होंने उत्तराखंड की जनता से अपील की है कि जनता को इस बार यूकेडी का साथ देना चाहिए। हालांकि अगर बात की जाए बीजेपी और कांग्रेस के मुकाबले यूकेडी अभी इतनी मजबूत पोजीशन में दिखाई नहीं दे रही है, तो इसलिए आने वाला विधानसभा चुनाव काफी ज्यादा कठिन हो सकता है यूकेडी के लिए। प्रदेश के पूर्व शिक्षा मंत्री और कांग्रेस के फायर ब्रांड नेता मंत्री प्रसाद नैतानी आज अपनी विधानसभा सीट देवप्रयाग पहुंचे। टिहरी गढ़वाल के देवप्रयाग पहुंचने पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। इस दौरान बीजेपी यूकेडी के 50 से ज्यादा सदस्यों ने पूर्व शिक्षा मंत्री की मौजूदगी में कांग्रेस ज्वाइन की। मंत्री प्रसाद नैतानी ने बीजेपी सरकार पर इस दौरान जमकर हमला भी बोला। मंत्री प्रसाद नैतानी ने पार्टी कार्यकर्ताओं में जोश भरते हुए उन्हें जनता के बीच जाकर बीजेपी सरकार की नाकामयाबियों का कच्चा चिट्ठा खोलने की बात भी कही। उन्होंने बीजेपी सरकार पर देवप्रयाग में बनाई जा रही एनसीसी एकेडमी को दूसरी जगह शिफ्ट करने का आरोप लगाया। उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं से 2022 के चुनावों को लेकर बैठकें करने की भी बात कही। इसी के साथ मंत्री प्रसाद नैतानी ने कहा, कार्यकर्ताओं को बूथ लेवल पर जाकर पार्टी को मजबूत करने का काम करना होगा। कार्यकर्ताओं को कांग्रेस सरकार के समय के विकास कार्यों को जनता को बताना होगा। बीजेपी सरकार प्रदेश में शिक्षण संस्थाओं को बंद करने का काम कर रही है। देवस्थानम बोर्ड पर बोलते हुए मंत्री ने कहा कि जब हक हकूकदारी ही इसका विरोध कर रहे हैं, तो सरकार को उनकी मांग मान लेनी चाहिए। जनता ने भारतीय जनता पार्टी को भारी बहुमत दिया, प्रचंड बहुमत दिया, और इन 4.5 वर्षों में भारतीय जनता पार्टी ने बेरोजगारों के हितों पर कुठाराघात किया। जो हमारी कांग्रेस के जमाने में जो हमने स्वीकृतियां दी थी, जो माननीय हरीश रावत जी के जमाने में जो योजनाएं लागू की थी, वो सब बंद की। और आज पूरा किसान से लेकर के नौजवान से लेकर के सारा उत्तराखंड त्रस्त है। और यहाँ पर इस देवप्रयाग के अंतर्गत जो एनसीसी एकेडमी हमने स्थापित की, यहाँ पे जो लोग यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी उत्तराखंड को छोड़ के माननीय मंत्री प्रसाद नैतानी जी के नेतृत्व में सम्मिलित हुए हैं, उनका मानना है कि जो विगत 4.5 सालों में जो हमारे क्षेत्र का विकास अवरुद्ध हो गया था और जो उनकी अनदेखी की जा रही थी, इससे नाराज होकर वो लोग मंत्री प्रसाद नैतानी जी के नेतृत्व में पार्टी में ज्वाइन हुए हैं। और उनका मानना है कि 2022 में हम माननीय मंत्री प्रसाद नैतानी जी को चुनाव जिताएंगे, उनको कैबिनेट मंत्री बनाएंगे और इस क्षेत्र में जो रुका हुआ विकास कार्य है उसको सुचारू रूप से संचालित करने का। विधानसभा में विगत 4.5 सालों से जो जनता की जो मूलभूत समस्याएं थी, जिनको लेकर बीजेपी सत्ता में आई थी और उनका जो समाधान भारतीय जनता पार्टी ना कर पाई, उससे रुष्ट होकर यूकेडी से और भारतीय जनता पार्टी से छोड़कर जो हमारी कांग्रेस पार्टी को ज्वाइन किया है। यही कारण है कि जो प्रतिनिधि क्षेत्र में है उनके द्वारा ना जनता की समस्याओं को सुना गया और ना समस्याओं पे ध्यान दिया गया। एक बात तो ये है कि विगत जो पंचवर्षीय होती थी 4.5 साल से कोई विकास नहीं हुआ। तो सबसे पहले तो मंत्री प्रसाद नैतानी जी की कार्यशैली से प्रभावित होकर
हमने जो है कांग्रेस ज्वाइन की है और हम चाहते हैं कि 2022 में कांग्रेस की सरकार बने और हमारे मेधावी जी कैबिनेट मंत्री बने। पहले तो मुख्यमंत्री इस प्रदेश के बने, हम लोग यही चाहते हैं जी। और युवाओं में बड़ा जोश है, इसमें सब कांग्रेस पार्टी में सम्मिलित होना चाहिए। सरोवर नगरी नैनीताल में कांग्रेस युवा मोर्चा कार्यकर्ताओं ने मल्लीताल पंत पार्क में रसोई गैस के मूल्यों में लगातार बढ़ोतरी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया और बीजेपी सरकार का पुतला भी दहन किया गया। प्रदेश महिला कांग्रेस अध्यक्ष सरिता आर्य ने कहा कि बीजेपी के शासनकाल में गैस के मूल्यों में लगातार बढ़ोतरी करते हुए 25 रुपए की बढ़ोतरी कर आमजन की जेब पर डाका डाला जा रहा है। सूबे के मुख्यमंत्री हवाई घोषणाएं कर प्रदेश की जनता को गुमराह कर रहे हैं, जबकि धरातल पर जनहित में कोई काम नहीं हुआ है। बीजेपी सरकार की डबल इंजन सरकार ने राज्य में मुख्यमंत्री बदलने के सिवाय जनता के हित में कोई भी काम नहीं किया है। तो कांग्रेस ने बीजेपी सरकार का पुतला फूंका है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि रसोई गैस के मूल्यों में वृद्धि के खिलाफ प्रदर्शन किया गया है। आपको बता दें कि बीजेपी सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की गई है। प्रदेश महिला कांग्रेस अध्यक्ष सरिता आर्य ने कहा कि बीजेपी शासनकाल में गैस के मूल्यों में निरंतर वृद्धि करते हुए 25 रुपए की बढ़ोतरी कर आमजन की जेब पर डाका डाला जा रहा है। सूबे के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हवाई घोषणाएं कर प्रदेश की जनता को गुमराह कर रहे हैं, जबकि धरातल पर जनहित में कोई काम नहीं हुए हैं। बीजेपी सरकार की डबल इंजन सरकार ने राज्य में मुख्यमंत्री बदलने के सिवा जनता के हित में कोई भी काम नहीं किया है। जिस तरह से देश और प्रदेश में महंगाई लगातार बढ़ती जा रही है, उसकी वजह से कांग्रेस को भी कहीं ना कहीं एक मुद्दा मिल गया है सरकार को घेरने का। और जो मानसून सत्र की शुरुआत होने जा रही है, उसमें भी पूरे आसार है कि विपक्ष सरकार को महंगाई जैसे मुद्दे पर घेरने की पूरी कोशिश करने वाला है। बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष इंतजार हुसैन द्वारा राजमंडी इस्लामिया स्कूल में स्थानीय लोगों के साथ एक बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें उन्होंने लोगों की समस्याएं सुनी और उनके हल का आश्वासन दिया। इस दौरान उन्होंने बीजेपी द्वारा संचालित योजनाओं की जानकारी भी दी और बताया कि बीजेपी किस तरह से आम लोगों की जरूरतों के अनुसार योजनाएं चला रही है और इसका लाभ आम लोगों को भी मिल पाए, इसके लिए लगातार कोशिशें की जा रही है। जनता पार्टी लगातार चुनावी मूड में रहती है। 2022 के चुनाव नजदीक हैं और प्रदेश नेतृत्व के द्वारा सभी प्रदेश अध्यक्षों को मंडलों में प्रवास के लिए भेजा गया है। मैं भी भारतीय जनता पार्टी अल्पसंख्यक मोर्चे के प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते 16 मंडलों में मेरा 3 दिवसीय प्रवास है और इस मंडल में प्रवास आज मंसूरी में है और मंडल अध्यक्ष के द्वारा ये कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। भारतीय जनता पार्टी अल्पसंख्यक मोर्चे के जहां जहां भी पदाधिकारी रहते हैं, उनको किस प्रकार भारतीय जनता पार्टी की योजना रचना है, आगामी किस प्रकार के कार्यक्रम हैं, पूर्व जो हमने कार्यक्रम किए हैं उसके बारे में पूरा विस्तार पूर्वक संक्षिप्त से कार्यक्रम की जानकारी। वहीं रक्षाबंधन पर आने जाने की परेशानी को देखते हुए उत्तराखंड सरकार ने रक्षाबंधन के पवित्र त्योहार पर उत्तराखंड परिवहन निगम की बसों की 1 दिन की सेवा फ्री कर दी है। यानी रक्षाबंधन के दिन बहनें मुफ्त में परिवहन निगम की बसों में सफर कर सकेगी। हालांकि उत्तराखंड सरकार हर साल की तरह इस बार का तोहफा प्रदेश की बहनों को देती रही है। ये सेवा सिर्फ उत्तराखंड राज्य में ही की गई है ताकि भाई बहनों के त्योहार पर बहनों को किसी तरह की कोई परेशानी का सामना ना करना पड़े। नहीं, ये बहनों को हर वर्ष ही रक्षाबंधन पे निःशुल्क यात्रा की सुविधा दी जाती है और इससे परिवहन निगम को कोई नुकसान नहीं होता है, क्योंकि इसमें जितनी भी बहनें यात्रा करेंगी उनकी प्रतिपूर्ति सरकार हमें करती है। तो पहले करीब 30-35 लाख सामान्य स्थिति में हमें मिलता था जितनी बहनें यात्रा करती थी, लेकिन विगत वर्ष क्योंकि कोविड का प्रभाव था तो इस विगत वर्ष कुल 12 लाख धनराशि की बहनों ने यात्रा करी थी और इस वर्ष भी देखते हैं कितना करेंगे। तो लेकिन जो भी यात्रा करेंगी वो उसकी प्रतिपूर्ति सरकार द्वारा निगम को दी जाए।
नैनीताल में राज्य अनुसूचित जाति आयोग के उपाध्यक्ष पीसी गोरखा की अध्यक्षता में आयोग में जमीन, जाति उत्पीड़न, आपराधिक मामलों आदि पर 2 दिवसीय जन सुनवाई का आयोजन किया गया, जिसमें नैनीताल, चंपावत, पिथौरागढ़, बागेश्वर से आए शिकायतकर्ता और विभागीय अधिकारी भी मौजूद रहे और तरह तरह के मामलों के तुरंत निस्तारण किए गए। वहीं उपाध्यक्ष पीसी गोरखा ने कहा कि जो अधिकारी आयोग के आदेशों का पालन नहीं करेगा, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। आगामी 2022 के विधानसभा चुनाव को देखते हुए बद्रीनाथ विधानसभा क्षेत्र से जुड़े अलग अलग केंद्रों पर इन दिनों कांग्रेस पार्टी के पूर्व कैबिनेट मंत्री राजेंद्र सिंह भंडारी के साथ दिग्गज नेता और कार्यकर्ताओं द्वारा बूथ लेवल पर पकड़ बनाने को लेकर अभी से हर घर दस्तक दी जा रही है। पूर्व कैबिनेट मंत्री राजेंद्र भंडारी ने बद्रीनाथ सीट पर अभी से अपनी पकड़ मजबूत करने के मकसद से पैन खंडा समुदाय जोशीमठ क्षेत्र में अपना जबरदस्त जनसंपर्क अभियान छेड़ा हुआ है। गांव-गांव की पगडंडियों में इन दिनों पूर्व कैबिनेट मंत्री राजेंद्र भंडारी और उनकी पत्नी और जिला पंचायत अध्यक्ष रजनी भंडारी जनसंपर्क और भ्रमण कार्यक्रम के जरिए सीमांत में अपनी पुरानी पैठ वापस लाने की कोशिश में जुटे हुए हैं और खासकर अपनी पत्नी और जिला पंचायत अध्यक्ष चमोली रजनी भंडारी को साथ लेकर चलने से कहीं ना कहीं सीमांत की मातृशक्ति का झुकाव और ग्रामीण क्षेत्रों में जनता का रुझान किस ओर बढ़ सकता है, इस जनसंपर्क अभियान में इसकी एक झलक साफ दिखाई दे रही है। वहीं रुड़की के रामपुर चुंगी पर बंद पड़े पेट्रोल पंप के सामने कई 100 स्क्वायर फुट में अवैध निर्माण हो रहा है। नोटिस के बावजूद लेंटर भी डाल दिया गया है। वहीं जब इसकी शिकायत HRDA के अधिकारियों से की गई तो उन्होंने फौरन कार्रवाई की बात कही और कहा कि जल्द निर्माण को रुकवाया जाए। पर हरिद्वार रुड़की विकास प्राधिकरण की अगर बात की जाए तो नोटिस काटे जाने के बाद भी कई 100 स्क्वायर फुट में अवैध रूप से निर्माण हो जाता है और विभाग सिर्फ आंखें बंद कर बैठा हुआ है। वहीं लालकुआं में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने बढ़ती महंगाई के खिलाफ केंद्र सरकार और प्रधानमंत्री का पुतला फूका। इस दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जमकर नारेबाजी करते हुए कहा कि देश में लगातार बढ़ रही महंगाई से आम आदमी परेशान है, बावजूद इसके सरकार महंगाई कम करने का नाम नहीं ले रही है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि बेरोजगारी के साथ साथ देश में महंगाई का आलम हो गया है, जिसकी वजह से लोग परेशान हैं। खाद्य तेल, डीजल, पेट्रोल, रसोई गैस, फल, सब्जी, राशन सभी के दाम लगातार बढ़ते जा रहे हैं। केंद्र सरकार लगातार पेट्रोलियम पदार्थों के दामों में तेजी से बढ़ोतरी कर रही है, जिससे हमारे घर का बजट बिगड़ चुका है और गैस के बढ़ते दामों ने लोगों की कमर तोड़ कर रख दी है। उन्होंने जल्द महंगाई कम ना करने पर सड़कों पर उतरने की चेतावनी दी है। अध्यक्ष प्रमोद कलौनी जी के नेतृत्व में यहाँ पर बिंदु खंदा में हमने महंगाई के खिलाफ जिस तरीके से केंद्र की भाजपा सरकार ने आज गैस के दाम 25 रुपए बढ़ा दिए हैं और ये लगातार कोविड के टाइम पर इस तरीके से रेट बढ़ रहे हैं, जिस समय लोग आर्थिक तंगी से जूझ रहे हैं और ऐसे समय पे उनका पेट्रोल का, डीजल का और तेल का, गैस का रेट बढ़ाना, ये सब जनता के साथ एक छलावा है और जनता के साथ ये जो छलावा भाजपा सरकार कर रही है उसका आने वाले आज जो ऑयल मार्केटिंग कंपनी है भारतीय सरकार के अधीन, उसने आज 25 रुपए गैस के सिलेंडर के दाम के रेट बढ़ा दिए गए हैं। आप ये देख रहे हैं कि जनवरी माह से इस अगस्त के माह तक 165 रुपए की जो निरंतर वृद्धि करी है, आज उसी के विरोध में यहाँ पर ब्लॉक कांग्रेस कमेटी बिंदु खत्ता के नेतृत्व में यहाँ पर भाजपा सरकार का पुतला दहन किया गया है। और जैसा कि हम पहले भी, इससे पहले हम भारतीय जनता पार्टी की सरकार को हम ये कह चुके हैं कि आपने जो लोगों से जो अच्छे दिन के वायदे किए थे और महंगाई को नियंत्रण करने का जो आपने वायदा किया था और लोगों को रोजगार देने का जो वायदा किया था, आज आप उन वायदों में विफल हो गए। वापस लेने होंगे, लेने होंगे, लेने होंगे।
झबरेड़ा विधायक देसराज कणवाल ने नगर निगम सभागार में पार्षदों नगर निगम के कर्मचारियों के साथ महानगर रुड़की प्रेस क्लब के पत्रकारों को सम्मानित किया। इस अवसर पर उन्होंने 4 साल बेमिसाल पुस्तिका, संविधान काव्य और कोरोना सुरक्षा किट का भी वितरण किया। नरेंद्र मोदी जी ने 2014 में जब उन्होंने संसद में प्रवेश किया तो उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि मेरी सरकार गरीब को समर्पित, गरीब और अमीर के अंतर कम करने के लिए केंद्र सरकार, प्रदेश सरकार आतुर है और ऐसी योजनाएं लेकर के आ रही है। आज मैंने अपने आवास पर जो अपनी गर्भवती महिलाएं हैं या जिनके जो बच्चे हैं, महालक्ष्मी योजना का शुभारंभ आज हुआ है और 15 अगस्त को स्वामित्व योजना का शुभारंभ। अफगानिस्तान में तालिबान के कब्जे के बाद जहां एक तरफ अफगानिस्तान में अफरा तफरी का माहौल है, तो वहीं दूसरी ओर काबुल से लौटकर राजधानी देहरादून निवासी मनीष शर्मा ने बताया कि जिस समय वे अफगानिस्तान में थे उस समय वहां के हालात बेहतर थे, लेकिन अभी वो जिस कंपनी में काम कर रहे थे उत्तराखंड के 16 लोग अभी भी वहां फंसे हुए हैं। मुझे 1 महीना हो चुका है, वे उस वक्त माहौल काफ़ी बेहतर थे वहाँ के। अभी इस वक्त माहौल बहुत ख़राब हो चुका है वहाँ का। तो सरकार से यही अनुरोध है कि जो हमारे साथी उधर पे फंसे हुए हैं उन्हें जल्दी से जल्दी रेस्क्यू करके इंडिया वापस अपने देश लेके आए। अभी देहरादून के 16 बंदे हैं वहाँ पर हमारी कंपनी में है और बाकी तो अलग अलग हैं, नेपाल के हैं, श्रीलंका के हैं, जो है इतने लोग थे और हमारे जो देहरादून के 16 बंदे फंसे हुए हैं। रुड़की में कोरोना की 2 लहर झेलने के बाद शासन प्रशासन अब तीसरी लहर के लिए पूरी तरह से मुस्तैद है। आपको बता दें कि रुड़की के सिविल अस्पताल में 20 बेड का कोविड वार्ड तैयार किया गया है, जिसको स्थिति के अनुरूप बढ़ाया भी जा सकेगा। इसी लहर से संबंधित जो भी हमको सरकार के द्वारा जो कहा गया था, हम लोगों ने अपना पूर्ण कर लिया गया है। हमारे द्वारा 10 बेड का आईसीयू तैयार है, जिसमें 5 बेड एडल्ट के और 5 बेड हमारे पीडियाट्रिक आईसीयू के रहेंगे। और पिछली बार हम लोगों ने 40 बेड ऑक्सीजन सप्लाई के चालू करे थे, अब की बार वो 40 बेड तो रहेंगे एडल्ट्स के लिए। 20 बेड के हम लोगों ने पीडियाट्रिक वार्ड ऑक्सीजन सप्लाई वाला अलग से ले लिया है, उसकी तैयारी पूर्ण हो चुकी है। और इसके बाद हमारे 5 बेड का एनडीएसयू हमारा क्रियाशील है, ऑलरेडी हमारा काम कर रहा है। चलिए फिलहाल के लिए उत्तराखंड लाइव में सिर्फ इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।